नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के लिए आयोजित की गई ऑनलाइन परीक्षा के पहले शिफ्ट जिसकी परीक्षा 28 दिसंबर 2022 को हुई थी उस पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये अपर प्राइमरी का पेपर है। अगर आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्टेटमेंट और रीजन बेस दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अगर बच्चे का शारीरिक रूप से बच्चा मान लीजिए स्वस्थ नहीं है तो जाहिर सी बात है शरीर में किसी भी प्रकार का विकार हो सकता है, जैसे कि उसके मुख के अवयव में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिससे वो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। और लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि पहले भाषा का विकास होता है तब बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि भाषा का विकास किस वजह से नहीं हुआ? उसके मुख के अवयव ठीक ढंग से ना होने के कंडीशन में, इसलिए उसका संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। इसके बाद से तर्क देखिए क्या बोला गया, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। और आर जो है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही तरीके से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर बाकी के हिस्सों में आगे बढ़ता है। यानी कि मान लीजिए ये मानव है तो मानव का विकास जो होगा वो ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। ये कौन सा सिद्धांत बताता है? तो इसे हम लोग शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी पहले विकल्प की बात करें, समीप दीर्घाभूमिकी सिद्धांत, तो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र बिंदु से बाहर की ओर विकास होता है। तो प्रश्न में तो ऐसा नहीं कहा गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता तो आप जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। और एकरूपता का सिद्धांत भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? ध्यान से देखिएगा। चौथा विकल्प दिया गया समाजीकरण, तो ये नहीं होगा। अनुकूलन ये भी नहीं होगा। पाड़ भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा परिपक्वता यानी मैचुरेशन। ध्यान से देखिएगा, जब बच्चे धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं तो उनमें जो पहले से प्री डिटरमाइंड जेनेरिक पोजीशंस होती हैं वो धीरे धीरे अपीयर होने लगती हैं, यानी प्रकट होने लगती हैं। तो यही परिपक्वता इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि आपके माता पिता से कुछ विशेष प्रॉपर्टीज आपको मिली हुई है, जैसे कि आपके माता पिता की हाइट मान लीजिए कम है, तो कई बार देखा गया है कि बच्चों की भी हाइट कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप बचपन में तो पता नहीं चलेगा ना कि आपकी हाइट प्रभावित हुई है या नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे, जैसे आपकी एज बढ़ेगी और अगर मान लीजिए एक एज के बाद आपकी हाइट रुक गई, यानी आपके माता पिता का जो आनुवांशिक लक्षण था वो आप में ट्रांसफर हो गया। ये कैसे प्रकट हुआ? ये जब आप मेच्योर हुए, जब बड़े हुए तब प्रकट हुआ। इसीलिए परिपक्वता यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं? तो उन्होंने परिपक्वता के बारे में बताया था। जैसे देखिए, जैसे जैसे मनुष्य धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है वो संज्ञानात्मक विकास उसके अंदर होने लगता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जब आप बचपन में रहे होंगे और कोई मूवी देखते रहे होंगे तो मान लीजिए किसी हीरो का डेथ हो गया, तो उस समय हमें यह लगता था कि वाकई में वहां पर हीरो की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगले मूवी में जब वो आ जाता था फिर से एज ए हीरो, तो हमें समझ में नहीं आता था यार पिछले मूवी में तो इसकी मौत हो गई है, ये फिर से कैसे जिंदा हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, यानी मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, हमें ज्ञान हो जाता है कि वो एक केवल फिल्म था, उसमें केवल उसने एक तरीके से एक्टिंग किया था मरने का, एक्चुअली में वो मरा नहीं था। यानी ये हमें कैसे ज्ञान हुआ? ये हमें ज्ञान हुआ परिपक्वता से, यानी जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले गए। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे ने परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर जोर दिया है, तो ये हमारा उत्तर होगा। अनुबंधन की बात उन्होंने नहीं की है। सजा तो बिल्कुल ही निगेटिव है। क्रिया की उन्होंने बात की है, यानी कि करके सीखने पर जोर देने की बात कही है। बच्चा अपने स्वयं के अनुभव से सीखता है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक अनुभव की बात ले वाइगोस्की करते हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि पहला और चौथा विकल्प केवल सही है। अब चारों विकल्प में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा विकल्प मिलेगा ही नहीं आपको। ये प्रश्न गलत था, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा हुआ है, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया है।
दोस्तों मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वीडियो या फिर किसी भी वीडियो में जो भी आप पेपर देख रहे हैं, सब में जो भी आंसर मेरे द्वारा बताया जाएगा वो पूरी तरीके से 100% सर्टिफाइड होगा सीबीएसई के ऑफिशियल आंसर की से। तो आप आंख बंद करके पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए कि एक बर्तन कुछ इस प्रकार से है और इसमें मान लीजिए कुछ पानी था, और एक बर्तन मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से है और इसमें इसी पानी को डाला गया, तो बच्चा ये समझ रहा है कि यहाँ पर पानी कम था और यहाँ पर चूंकि पतला होगा तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट बढ़ जाएगी पानी की। तो बच्चे को ये लग रहा है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो शेप है, शेप यानी आकृति को लेकर के वो कहीं ना कहीं संरक्षण के नियम को नहीं लागू कर पाया अभी। संरक्षण क्या होता है? जैसे कि किसी भी आकृति में अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसमें मैंने एक लाइन खींच दिया, अब मैं बच्चे से पूछूंगा कि बच्चे पहले वाला त्रिभुज कहाँ गया, तो वो नहीं बता पाएगा। अगर नहीं बता पा रहा है तो इसे संरक्षण का अभाव बोलेंगे। और अगर वो ये बता लेता है कि इसको हटाने के बाद से हमें पुराना वाला त्रिभुज मिल जाएगा, देखिए मैं हटा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा हमें पुराना वाला त्रिभुज मिल गया। अगर बच्चा ये समझ पा रहा है यानी कि बच्चे में संरक्षण की प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो संरक्षण जो होता है वो आकृतियों में होता है। अब यहां पर देखिए ये जो शेप है इस बर्तन का, ये इसकी आकृति ही तो है, ये शेप जो है इसकी आकृति ही तो है, और जो पानी डाला जा रहा है इसी आकृति यानी इसी शेप में ही तो ढल रहा है। तो ये आकृतियों में होता है संरक्षण का अभाव, और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। देखिए क्रमबद्धता यहां पर नहीं है। क्रमबद्धता का मतलब कि सीरियल से लगाना, यहां पर छोटा बड़ा उससे बड़ा इस प्रकार से क्रम से लगाने की बात नहीं की जा रही है, यहां पर आकृति की बात की जा रही है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, जीववादी सोच बच्चे के विचार को सीमित करती है। जीववादी सोच का प्रदर्शन यहां पर नहीं हो रहा है। जीववादी का मतलब ये होता है कि बच्चे गुड़िया खिलौने से जो खेलते हैं उन्हें यह लगता है कि इसमें भी जीवन है। तो इस प्रकार का प्रश्न में कोई भी वाक्य नहीं बोला गया, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल किया। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि आंख से ओझल हो जाने के बावजूद भी बच्चे समझ पाते हैं कि उस वस्तु की अभी भी स्थिति बनी हुई है, इसे वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है जो कि बेड पर सोया हुआ है और वो एक खिलौने से खेल रहा है, अचानक उसका खिलौना नीचे गिर गया। अब बच्चे को ये पता है कि खिलौना मुझे भले नहीं दिख रहा है लेकिन उसके बेड के नीचे कहीं ना कहीं है, इसीलिए वो जोर जोर से रोने लगता है ताकि माता आकर के उसको उसका खिलौना दे दे। यानी बच्चे को यह पता हो जाना कि भले ही वस्तु उसके आंख से ओझल है लेकिन उसका अभी भी एग्जिस्टेंस बना हुआ है, इसे बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तो यहां पर जो पानी डालने की बात की जा रही है एक बर्तन से दूसरे में, यहां पर किसी चीज का ओझल नहीं हो रहा है, आंखों से हट नहीं रहा है, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। यही विकल्प बिल्कुल सही है, यानी संरक्षण का अभाव है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था आता है जिसकी एज उन्होंने क्या बताई थी, 0 से 2 साल। उसके बाद से पूर्व संक्रियात्मक काल आता है 2 से 7 साल। उसके बाद से मूर्त संक्रियात्मक चरण आता है 7 से 11 साल, और उसके बाद से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है 11+। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेहा खुद को अपनी मां द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है। बच्ची जो है, जो नेहा है, वो खुद रोक रही है कि नहीं मेहमानों के लिए मिठाई आया है, मैं नहीं खा सकती। ये बच्ची खुद अपने को रोक रही है। ठीक है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास के किस अवस्था में है। देखिए बच्ची के मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि अगर मैं पकड़ी जाऊंगी तो मेरी पिटाई हो सकती है या फिर मुझे डांट पड़ सकती है कि जो मिठाई मेहमानों के लिए था वो उसे तुमने क्यों खाया। तो यहां पर डर की वजह से, भय की वजह से या फिर दंड की वजह से अगर बच्चे में नैतिकता आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सजा एवं आज्ञापारिता अभिविन्यास। ठीक है, जो कि पूर्व परंपरागत अवस्था में आता है, यानी बच्चे जिसमें नैतिकता नहीं होती है, इस अवस्था में नैतिकता नहीं होती है लेकिन बाहरी दंड या फिर सजा की वजह से वह चीजों को एक तरीके से नैतिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्क, इसे
ले वाइगोस्की ने MKO का नाम दिया है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई भी ऐसा बालक जो मेरे से ज़्यादा जानता है, चाहे वो मेरा समकक्षी क्यों ना हो, या फिर मेरे से छोटा क्यों ना हो, या फिर मेरे से बड़ा क्यों ना हो, वो मेरे ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि कर सकता है। ये किसने कहा था? ये ले वाइगोस्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ले वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अंतःक्रिया किससे करेंगे? जाहिर सी बात है, जब बच्चा अपने माता पिता से बातचीत करता है तो कुछ नई नई चीज़ों को सीखता है। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता का जो लेवल है वो उस बच्चे के संज्ञानात्मक लेवल से ज़्यादा है। यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बच्चे से थोड़ा बहुत भी ज्यादा जानता होगा, वह उसके लिए MKO का काम करेगा, यानी मोर नॉलेजेबल अदर का काम करेगा। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। तो ये किसके अनुसार है? ये ले वाइगोस्की के अनुसार है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ले वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब चारों विकल्प में देख लीजिए, आपको चीख चीख करके ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि मैं ही सही उत्तर हूं। देखिए, सांस्कृतिक परिवेश की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता कौन सी बुद्धि कहलाएगी? ध्यान से देखिएगा, शरीर और वस्तुओं को कुशलतापूर्वक उपयोग करना, यानी कि बॉडी के साथ साथ गति भी करना, बॉडी शरीर के साथ साथ गति, संवेदनात्मक बुद्धि की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प देखिए, तर्क किसी प्रकार का नहीं किया जा रहा, तो ये तो होगा नहीं। अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल क्या होता है? दूसरे लोगों की भावनाओं को समझ पाना, यानी दूसरों के व्यवहारों पर अध्ययन करके उसकी बातों को समझ पाना, इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये तो कहीं होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार का पूछा नहीं गया है। भाषाई कौशल जो होता है वो कवि में, लेखक में और इसके अलावा जो नेता होते हैं उनमें होता है। तो इस प्रकार का कोई भी नहीं कहा गया, तो एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? दृश्य स्थानिक बुद्धि की बात की जा रही है। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया प्राकृतिक रूप से जानवरों और पौधों की प्रजातियों, चट्टानों और पर्वत प्रकारों का वर्गीकृत करने की क्षमता, तो ये प्राकृतिक बुद्धि होती है। देखिए, यहां पर प्राकृतिक वस्तुओं की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे दृश्य स्थानिक बुद्धि की बात की गई है। तीसरा देखिए, कहानी और कविताओं को समझने और गढ़ने की क्षमता, तो ये भाषाई बुद्धि होती है, जो कि कवियों में, लेखकों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, तो लय ताल की बात संगीतीय बुद्धि में आती है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा केवल, देखिए, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सह शिक्षा कक्षा में, सह शिक्षा कक्षा किसे बोलते हैं? जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, यानी को एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, एक शिक्षक ने बच्चे के लिए ऐसा कहा कि मजबूत बनो, लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिंग के आधार पर लड़कियों को कमजोर दिखाने की कोशिश टीचर के द्वारा की जा रही है, कि लड़कियां कमजोर होती हैं और वो नम्र व्यवहार रखती हैं, जबकि लड़के क्या होते हैं? मजबूत होते हैं और वो रिजिड होते हैं। उस सेंस में यहां पर प्रयोग किया गया है, यानी कि लिंग के आधार पर कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी विचार को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है जेंडर रूढ़िवादिता, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को अगर आप देखेंगे तो पहला विकल्प दिया गया जेंडर समता, यानी कि जेंडर इक्विटी की बात की जा रही है, तो यहां पर लड़के और लड़कियों को अलग अलग दिखाया जा रहा है। तो ये समता कहां हुआ? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लचीलापन तो तब होता है ना कि जब लड़कियों और लड़कों को उनके विपरीत कार्यों में दिखाया जाता, कि लड़की को मान लीजिए खेल कूद करते हुए और लड़के को मान लीजिए खाना बनाते हुए दिखाया जाता, तो ये जेंडर भूमिका जो है उसमें लचीलापन आता। लेकिन इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जेंडर समानता तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जेंडर रूढ़िवादिता सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए? विविध शिक्षार्थी यानी अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं, अलग अलग शारीरिक विकार से जूझ रहे बालक हो सकते हैं, इसके अलावा
अधिगम विकार से जूझ रहे बालक अलग अलग हो सकते हैं, तो सबकी जरूरतें अलग अलग होंगी, यानी कि सबकी जरूरतों को ध्यान में रख के ही हमें शिक्षण गतिविधि करनी होगी। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया दृष्टिकोण में अनमन्यता। अनमन्यता का मतलब होता है रिजिडिनेस, यानी कि बिल्कुल रिजिड है कि नहीं मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, तो ये तो बच्चे के लिए निगेटिव हो जाएगा ना। मान लीजिए मैं मौखिक तरीके से पढ़ा रहा हूं और अगर कक्षा में कोई श्रवण बाधित बालक है जो मेरी बातों को नहीं सुन पा रहा है, तो वो कहां मेरी बातों को समझ पाएगा। इसलिए मैं अपने शिक्षण के दृष्टिकोण के प्रति रिजिड नहीं रहूंगा, बल्कि लचीलापन होना चाहिए एज ए टीचर। तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। गैर प्रासंगिक का मतलब कि देखिए बच्चे के परिवेश से प्रसंग लेते हुए बच्चे को बताना चाहिए, तभी बच्चा उसको अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकता है। और गैर प्रासंगिक इसका उल्टा हो गया, यानी कि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को परिवेश से जोड़ करके बताइए, और ये उसका उल्टा कह रहा है कि गैर प्रासंगिक यानी कि परिवेश से ना जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए मानकीकृत मूल्यांकन। जहां पर भी मानक शब्द दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा, चूंकि सभी बच्चों को साथ लेकर के चलना है, तो सबकी जरूरत अलग अलग है। अब मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप सबका आकलन करना चाहते हैं, तो आप पेपर पेंसिल पर अगर आकलन करने जाएंगे तो जो दृष्टिबाधित बालक है वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा तो दे नहीं पाएगा, तो मानकीकृत मूल्यांकन हो ही नहीं सकता। सबकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन करना पड़ेगा, इसलिए यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए उचित समावेशन, यानी कि सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसकी जरूरतों को पूरा करते हुए सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने के लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी देखिए अभी अधिगम हुआ नहीं है, अधिगम कराने के लिए बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी कक्षा के दौरान बच्चे से जो कुछ भी वो सीख रहा है उसी दौरान बीच बीच में मूल्यांकन किया जा रहा है कि बच्चे को कहीं समस्या तो नहीं आ रही है। यानी कि बच्चा कितना सीखा है, पहले कितना सीखा था, बार बार जब हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, तो उसकी आ रही समस्याओं के बारे में हम लोग जान सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो सकता है। यानी पहले जितना सीखा था उसके बाद से उसमें बदलाव होना कहीं ना कहीं सीखने के लिए, मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो भी विकल्प बच्चों की उसकी योग्यता के आधार पर अलगाव पहचानने की बात करें, बंटवारे की बात करें, वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलना है, चाहे किसी भी प्रकार की अधिगम अक्षमता क्यों ना हो। तीसरा विकल्प देखिए, यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता है, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि किसकी जरूरत क्या है। अब मान लीजिए कि मैं एक विधि से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और कक्षा में एक ऐसा बालक है जो मेरी बातों को नहीं सुन पा रहा है, तो जब मैं मूल्यांकन करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत यह है कि मैं उसको कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाऊं या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं, क्योंकि हो सकता है कि वो श्रवण बाधित हो और मेरी बातों को ना सुन रहा हो। ठीक है, तो मूल्यांकन के माध्यम से उसकी जरूरतों का पता लगाया जा सकता है, और यह विकल्प कहता है कि व्यक्तिगत विशिष्ट जरूरतों को पता नहीं पहचानता है। ठीक है, तो यह गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी पता किया जा सकता है। देखिए आज हम लोग समग्र मूल्यांकन की बात करते हैं, यानी कि 360 इवैल्यूएशन की बात की जाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, यानी कि अलग अलग तरीके से बच्चे के मूल्यांकन करने की बात होती है। अब एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ये जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं। कहीं भी अगर आपको विकल्प में दिख जाए, आपको सोचना ही नहीं है, तुरंत आपको कट कर देना है। एक ही विकल्प बचा, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए मैं कक्षा में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के दौरान बच्चे का मूल्यांकन कर रहा हूं कि बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है, बच्चे ठीक ढंग से सीख पा रहे हैं या नहीं। तो जब समस्या नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है उनके सीखने में बदलाव होगा और वो प्रोग्रेसिव एक तरीके से अप्रोच रखेंगे बच्चे सीखने के लिए। यही बोला जा रहा है कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, मूल्यांकन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि बच्चों की जरूरतों को पता लगा करके, बच्चे की कमियों को पता लगा करके, बच्चों की कठिनाइयों को पता लगा करके उसको दूर करके बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण किया जाए, इसके लिए करते हैं। ठीक है,
इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है छात्रों में भय और तनाव पैदा करना। भय और तनाव ये एक इमोशन है, संवेग है। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसके संवेगात्मक विकास से पूरी तरीके से प्रभावित होता है। अब अगर बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो संज्ञानात्मक विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी निगेटिव तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा होगा। तो ये विकल्प तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। दूसरा विकल्प दिया गया असुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। असुरक्षा और हीनता ये भी एक तरीके से इमोशन है और निगेटिव इमोशन है जिसकी वजह से उसका संज्ञान भी निगेटिव तौर पर प्रभावित होगा, इसलिए ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। छात्रों के बीच तुलना करना, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए समावेशी कक्षा में आप दो बच्चों का या फिर कई बच्चों का तुलना कर ही नहीं सकते। एक श्रवण बाधित बालक है, दूसरा दृष्टि हीन बालक है, तो आप कैसे मौखिक परीक्षा लेंगे? जो श्रवण बाधित है वो मौखिक परीक्षा नहीं दे सकता, जो दृष्टिहीन है वो लिखित परीक्षा नहीं दे सकता। तो आप बच्चों के बीच में एक साथ तुलना नहीं कर सकते। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई पैर से विकलांग बालक है और कोई नॉर्मल बालक है, तो दोनों को क्या आप कंपटीशन करा सकते हैं दौड़ में? नहीं करा सकते। यानी छात्रों के बीच में तुलना की जहां पर भी बात आएगी वो हमेशा निगेटिव होगा। अब एक ही विकल्प बचा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। बिल्कुल सही बात है, हम लोग मूल्यांकन इसलिए कर रहे थे ताकि बच्चे को आ रही कठिनाइयों को जान सके और उस कठिनाइयों को दूर करते हुए बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण कर सके। यानी कि जो बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है उसको दूर करते हुए उसको सहायता प्रदान किया जाता है और मूल्यांकन के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चों ही लाभान्वित होते हैं। देखिए केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जिस भी विकल्प में आपको दिखे वो तुरंत आपको कट कर देना, विकल्प निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया? कहा यह जा रहा है कि समावेशी कक्षा केवल विशेष बच्चों के लिए ही लाभकारी है। अगर ऐसा होता तो फिर समावेशी कक्षा के माध्यम से अगर दूसरे बच्चे का अहित होता तो फिर समावेशी कॉन्सेप्ट को लाया ही क्यों जाता? यहां केवल विशेष बच्चों को लाभान्वित नहीं होता है बल्कि सभी बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समावेशी कक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधिता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए, तो यह विकल्प निगेटिव है। अब मान लीजिए कि कक्षा में कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी प्रतिभा को हम लोग कैसे पहचानेंगे? जाहिर सी बात है जब उसका अवलोकन करेंगे या फिर मूल्यांकन के माध्यम से करेंगे, यानी कि उसकी जरूरत अलग है। जैसे नॉर्मल बच्चे को आप नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन जो बहुत प्रतिभाशाली बालक है उसको उसकी मानसिक स्तर के हिसाब से उसको और उच्च स्तर का प्रश्न देंगे ताकि वो और ज्यादा क्रिएटिव बने, यानी कि उसकी जरूरत के हिसाब से ही उसको आगे ट्रीट करेंगे। तो यहां पर केवल बाधिता वाले शिक्षार्थियों के लिए जरूरत नहीं है बल्कि सभी बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन ये भी निगेटिव हो गया। वैसे भी आपको मैं बता चुका हूं कि केवल दिख जाए तो आपको सोचना ही नहीं है, तुरंत उत्तर कट कर दीजिए। अब दोनों विकल्प गलत हो गया। चौथे विकल्प में देखिए ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को समायोजन करने के लिए शिक्षक को किसका पालन करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि जो कि अभी तक एक तरीके से मुख्य धारा में नहीं आए हुए हैं बालक, उनका समायोजन करना है, यानी समावेशी कक्षा की बात की जा रही है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार तो आपको सुनने में ही निगेटिव लग रहा है, तो ये तो कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे का एक्सक्लूजन नहीं करना है बल्कि इंक्लूजन करना है, समावेशन करना है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, सामाजिक हास्यकरण, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हाशिए पर यानी कि बिल्कुल एक तरीके से दरकिनार किया हुआ, तो ये भी निगेटिव हो गया ना। तीसरा देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मानकीकृत शब्द दिख जाए आपको सोचना ही नहीं है, तुरंत कट कर देना है, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में सबकी जरूरत अलग अलग है, तो आप एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम कैसे लागू कर सकते हैं? ठीक है, सबकी जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम को लागू करना होता है, ना कि एक मानकीकृत होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब एक ही विकल्प बचा, विभेदित निर्देश। देखिए इसको देख करके आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि लोगों के बीच, बच्चों के बीच विभेद करने की, बंटवारे की बात की जा रही है, नहीं, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसको अलग अलग निर्देश देने की बात की जा रही है। यही तो होता है ना समावेशी शिक्षा, यानी कि एक ही कक्षा में अलग अलग जरूरत वाले बालक हैं और सबकी जरूरतें अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है सबको इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग देना होगा। वही बात किया जा रहा है विभेदित निर्देश। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। यानी कि कोई पैर से विकलांग बालक है तो कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि उसकी हेल्प करेगा मूवमेंट करने में। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि स्पर्श सामग्री, स्पर्श सामग्री तो दृष्टिबाधित बालक के लिए होता है, ना कि पैर से विकलांग के लिए, तो ये गलत हो गया। शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, शब्द भविष्यवाणी यानी कि वर्ड प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, तो ये दृष्टिबाधित बालक के लिए हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता लेकिन कम से कम शब्दों को सुन सकता है। ठीक है, तो ये दृष्टिबाधित बालक के लिए हेल्पफुल होगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा यहां पैर से विकलांग है। दूसरा देखिए, बड़ी मुद्रण वाली किताबें, बड़ी मुद्रण यानी कि लार्ज प्रिंट बुक की बात की जा रही है। तो जिनको आंशिक रूप से दृष्टिबाधिता होती है, यानी कि जो छोटे छोटे शब्दों को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े प्रिंट बुक होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित बालकों के लिए है, आंशिक दृष्टिबाधित बालक के लिए, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, व्हील चेयर और पहिया कुर्सी, देखिए बच्चा पैर से विकलांग है तो उसको मूवमेंट कैसे कराएंगे? जाहिर सी बात है व्हील चेयर के माध्यम से कराएंगे और यही उसको हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयां किन छात्रों की विशिष्ट विशेषता है? चौथा दिया गया है स्वलीनता, जिसे ऑटिज्म बोलते हैं। तो इसमें बालक जो होता है वो अपने में ही लीन होता है, समाज से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, वो संकोच करता है दूसरे से बातचीत करने में और उसको कठिनाई महसूस होती है। तो यहाँ पर गणितीय अवधारणा की बात की गई है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। लेखन वैफल्य में क्या होता है कि बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है, तो ये भी नहीं होगा। पठन वैफल्य में बच्चा पढ़ने में और शब्दों को या फिर अक्षरों को पहचानने में उसको दिक्कत होती है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें बच्चा बी और डी में अंतर नहीं कर पाता था, तो वो डिसलेक्सिया पर ही बेस्ड मूवी था। तो ये इसमें बच्चा अक्षरों को नहीं पहचान पाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो रही। तो गणितीय अवधारणा इसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं, यानी कि गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है। रचनात्मक बच्चे यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रन की बात की जा रही है, तो कैसे आप किस विकल्प के माध्यम से बता पाएंगे कि बच्चा क्रिएटिव है? ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विचारों की अनमन्यता यानी कि रिजिडिटी की बात की जा रही है। बच्चा अगर क्रिएटिव है तो जाहिर सी बात है वो एक ही प्रश्न के अलग अलग विधियों से उसका उत्तर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो क्रिएटिव है, अलग अलग विधियों का प्रयोग करेगा। तो वो रिजिड कहाँ हुआ? वो तो लचीला हुआ ना, फ्लेक्सिबल हुआ, तो इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, यानी कि बच्चा भले ही बोर हो रहा है लेकिन वो उसमें हाई टॉलरेंस होगा, तो ये भी निगेटिव है। क्योंकि बच्चा देखिए कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितना भी क्रिएटिव क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ों को देख करके बोर हो सकता है। इससे हम लोग उसके टैलेंट के बारे में या फिर उसके क्रिएटिव होने के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा है तो बोर होगा ही होगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब अभिसारी सोच यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो ये भी नहीं होगा। अभिसारी सोच का मतलब क्या होता है? एक प्रश्न मान लीजिए है तो इसको एक ही नजरिए से देखना, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन निकालना, इसे बोलते हैं अभिसारी सोच। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग वाले जो बालक होते हैं वो अपसारी सोच रखते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इसका होता है, यानी एक प्रश्न के अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा जटिलता के लिए वरीयता, यानी कि बच्चा कठिन प्रश्नों को भी एक तरीके से सॉल्व करने की क्षमता रखता है, या फिर कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड रहता है चीज़ों को करने के लिए। इसके माध्यम से ही बच्चे की क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में हम लोग पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सटीक जवाब होगा, क्योंकि जो क्रिएटिव नहीं होगा वो जटिल प्रश्नों को देख करके भाग जाएगा। ठीक है, और यहीं कहीं ना कहीं क्रिएटिव छात्रों को हम लोग पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? देखिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, पुरस्कार एवं दंड का प्रावधान। दंड शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, एनसीएफ 2005 के द्वारा और आरटी एक्ट के द्वारा पूरी तरीके से निषेध है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, यानी ये बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, सीखने के तरीके पर विचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण टैगलाइन है कि ये सीखना कि सीखना कैसे है, यानी कि बच्चों को किस प्रकार से सिखाना है, ये सीखने की बात करता है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। चौथा देखिए, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, तो ये विकल्प निगेटिव है। मैंने आपको कई बार बताया कि जो भी विकल्प बच्चों में आपस में कंपटीशन करने की बात करें वो हमेशा निगेटिव होगा। नॉर्मल बच्चे को आप विकलांग बच्चे के साथ कैसे कंपटीशन करा सकते हैं दौड़ भाग में, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने इसके रिवाइज्ड आंसर की में 2 और 3 को दोनों सही उत्तर मान लिया था।
अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा उस पर तर्क दिया गया है और हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जिसमें पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। तो देखिए, शिक्षार्थी केंद्र में क्या होता है, बालक केंद्र में होता है, ना कि पाठ्यपुस्तक। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तर्क देखिए क्या बोला जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। पुनः पेश करना यानी हूबहू उसको रिपीट करने की बात की जा रही है। तो देखिए, बच्चे जब कुछ नया सीखते हैं तो जाहिर सी बात है जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर बच्चा किताब की हूबहू भाषा का प्रयोग कर रहा है यानी कि वो चीज़ों को समझा नहीं है, बल्कि वो उन चीज़ों को रट लिया है, यानी कि पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करना निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि पाठ्यपुस्तक थोड़ी रिप्रेजेंट करना है, अपने विचारों को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए गलत हो गया। यानी ए और आर दोनों गलत है। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और आर दोनों गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसे होता है। सामाजिक रचनात्मक की बात की जा रही है, यानी कि बच्चा समाज में कैसे सीखता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखेगा, यानी कि उन्होंने जो टर्म दिया था MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, जाहिर सी बात है बच्चे एक दूसरे के ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे। जो ज़्यादा जानेगा वो इंटरेक्शन के माध्यम से कम जानने वाले को अपने ज्ञान को ट्रांसफर करेगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, तो ये विकल्प गलत हो गया। ये विकल्प गलत हो गया क्योंकि बच्चे में जो परिवर्तन हो रहा है उसे आप स्थायी नहीं बोल सकते। मान लीजिए कि एक बच्चा ये है जो ये मानता है कि 2 + 2 = 5 होता है, लेकिन अगर दूसरे बच्चे से इंटरेक्शन करने के बाद उसे अगर ये पता चला कि 2 + 2 5 नहीं बल्कि 4 होता है, तो बच्चे का पहले एक तरीके से व्यवहार ये था कि 5 होगा, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना दूसरे से बातचीत करने में, तो ये स्थायी होता तो वो उस बच्चा कभी भी 2 + 2 4 को एक्सेप्ट नहीं करता। तो स्थायी होना निगेटिव तौर पर दिखा रहा है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा विकल्प देखिए, तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेश की जाती है। देखिए, सामाजिक रचनात्मक कक्षा यानी कि लेव वाइगोत्स्की की बात की जा रही है, सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए, क्योंकि ये जो टर्म है ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो लेव वाइगोत्स्की पुनर्बलन की बात नहीं करते हैं, बल्कि स्किनर पुनर्बलन की बात करते हैं, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एक उद्दीपन और अनुक्रिया के युग्म से होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि ये कहा जा रहा है उद्दीपन और प्रतिक्रिया क्या हो गया, उद्दीपन जिसे हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं और प्रतिक्रिया जिसे हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। देखिए, आज हम लोग सीखने के लिए किसी उद्दीपक को देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूं तो क्या मैं आपको कुछ लालच दे रहा हूं कि आपको मैं टॉफी दूंगा तब आप इस वीडियो को देखिए? नहीं, आप खुद से इंटरनली मोटिवेटेड है कि मुझे सीटेट में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि सीखने के लिए यानी प्रतिक्रिया देने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए। तो प्रतिक्रिया देने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टिमुलस हो, यानी कि आप वीडियो, मैं आपको कोई इनाम नहीं दे रहा हूं इस वीडियो को देखने के लिए, बल्कि आप अपने इंटरनल मोटिवेशन की वजह से कि मुझे सीटेट में अच्छे नंबर पाने हैं, इस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए ये उद्दीपन प्रतिक्रिया निगेटिव हो जाएगा, यहां पर हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया होती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सामाजिक रचनात्मक यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे MKO के माध्यम से मोर नॉलेजेबल अदर अपने ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं, वहीं तो बोला जा रहा है ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार क्या होना चाहिए। देखिए, पहला विकल्प दिया गया अनुकूलन और पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन यानी कि बच्चे को कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा तभी वो पढ़ेगा। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा देखिए, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवादी। प्रतिस्पर्धा जहां पर भी दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है। पृथकीकरण और नामीकरण यानी कि नॉमिनेट कर रहे हैं आप बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम बिल्कुल गधे हो, तो और अलगाव करने की बात की जा रही है। तो ये समावेशी कक्षा का सीधे तौर पर विरोध है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सहयोग और सहकारात्मकता। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यानी कि कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन होना चाहिए सीखने में, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने जो टर्म दिया है MKO, जाहिर सी बात है जब एक दूसरे का सहयोग करते हुए बच्चा इंटरेक्शन करेगा तभी तो सीख पाएगा, तब इसीलिए इसे सहयोगात्मक बोला गया है। और कोलैबोरेट करना, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि उसने किसी से कोलैबोरेशन किया है, यानी कि उसका एक तरीके से सहयोग करते हुए दोनों आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, इसका ये MKO है, यानी कि इसका नॉलेज इससे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब ये अपने नॉलेज को ट्रांसफर करेगा
तो ये क्या कर रहा है, इसका सहयोग ही तो कर रहा है, यानी दोनों मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सहयोग और सकारात्मक। ऑप्शन नंबर 3 सटीक जवाब है। अगले प्रश्न में देखिए फिर से एक स्टेटमेंट और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन हमें कर लेना है, ठीक है। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 की बात की जा रही है, क्योंकि ये अपर प्राइमरी का पेपर है। तो मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुमान के माध्यम से बच्चे कहीं ना कहीं एक निश्चित डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जनगणना 2011 है, तो उसके विभिन्न आंकड़ों पर जब अनुमान लगाया जाएगा कि हाँ इन आंकड़ों से क्या डिसीजन निकल रहा है, तो एक रिजल्ट पर बच्चा पहुंच सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए तर्क क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर चर्चा यानी ले वाइगोत्स्की की बात की जा रही है, क्योंकि उन्होंने इंटरेक्शन की बात की थी और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से, यानी कि किस प्रकार से जब बच्चा अनुमान लगाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, उसी को तो सोच बोला गया है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है और ये कहीं ना कहीं ए का सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में प्रश्न किसके द्वारा पूछा जाना चाहिए। देखिए केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए, सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जितने भी विकल्प हो जाते हैं हमेशा गलत होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कहा जा रहा है कि केवल छात्र प्रश्न पूछने चाहिए। अब मान लीजिए केवल छात्र प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे सीखे हैं या नहीं ये टीचर कैसे पता लगा पाएगा। जाहिर सी बात है प्रश्न पूछकर ही तो फीडबैक ले पाएगा बच्चों से। तो केवल छात्र अगर प्रश्न पूछते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों के अधिगम का स्तर कितना है इसके बारे में टीचर पता नहीं लगा सकता, इसलिए ये निगेटिव हो गया। फिर से दूसरे विकल्प में केवल दिख गया तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। कहा जा रहा है कि केवल शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाना चाहिए, सिर्फ छात्रों द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिए, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। क्योंकि अगर केवल टीचर प्रश्न पूछेगा तो मान लीजिए बच्चे को कोई डाउट हो गया किसी कॉन्सेप्ट में तो क्या वो प्रश्न नहीं पूछ सकता, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए किसी के भी द्वारा प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए और जवाब दिए जाने चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा छात्रों और शिक्षकों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए, यानी दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर भी दोनों को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन की बात की जा रही है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए बच्चे इंटरनली मोटिवेट कब होंगे, किसी भी चीज़ को आप पढ़ने के लिए इंटरनली मोटिवेट कब होते हैं, जब आप उस चीज़ में रुचि ले रहे होते हैं। अगर मान लीजिए ये वीडियो आप यहां तक देखते हुए आए हैं, आपको इंटरेस्ट जग रहा होगा कि किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर हम लोग ढूंढ पा रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को यहां तक कंटिन्यू कर पाए हैं। यानी आप इंटरनली मोटिवेटेड कैसे हुए, जब आप इसमें रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, दिया गया भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके। देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं, मान लीजिए एक 3 से 4 साल का बच्चा है, उसको मैंने बोला कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं उसे ये बोलूं कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत भाग करके जाएगा और एक गिलास पानी ला करके मुझे दे देगा। आपको क्या लग रहा है, वो मेरे कहने से पानी लाया था? नहीं, वो चॉकलेट के लालच में पानी लाया था। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा कि उसका चॉकलेट से मन भर जाएगा, उसके बाद मैं लाख उसको चॉकलेट देने की कोशिश करूं तो भी वो पानी नहीं लाएगा। यही अधिगम में भी होता है। मान लीजिए मैं बच्चे को इनाम देकर कह रहा हूं कि तुम एक तरीके से परीक्षा में पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, तुम परीक्षा में ये कर लोगे तो मैं तुम्हें टीवी दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा। ये क्या हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि जब उसका इस सभी चीज़ों से मन भर जाएगा और वो पढ़ाई अपने रुचि से नहीं कर रहा था, इंटरनल मोटिवेशन से नहीं कर रहा था, बल्कि इस इनाम के लालच में कर रहा था। इसलिए इनाम हमेशा निगेटिव सेंस में आपको देखना है। दूसरा देखिए नकारात्मक सुदृढ़ीकरण करके, यहां पर देखिए निगेटिव रीइंफोर्समेंट करने की बात की जा रही है, तो ये हमेशा निगेटिव हो गया। निगेटिव आपको देखने में ही निगेटिव लग रहा है। उसके बाद से तीसरा देखिए दंड के भय द्वारा, दंड शाब्दिक हो या फिर शारीरिक हो, हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। देखिए आप इस वीडियो को यहां तक देखे हैं, यानी कहीं ना कहीं रुचि ले रहे हैं और आप थोड़ा सा खुश हैं कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और समझ में आ रहा है, इसलिए आप इंटरनली मोटिवेटेड हो रहे हैं इन सभी चीजों को सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, मध्य विद्यालय की बात की जा रही है, 6 से 8 कक्षा के बच्चों की बात की जा रही है। 6 में बच्चा होगा तो उसकी एज क्या होगी। देखिए 6 साल का जब होता है तब वो कक्षा 1 में जाता है, यानी कि 6 में जब होगा तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी। 12 साल का बच्चा
वो जीन पियाजे के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चला जाएगा, क्योंकि 0 से 2 साल आपका संवेदी गामक हो गया, 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक और 11 प्लस अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि 12 साल का बच्चा जब हो रहा है तो अमूर्त चिंतन भी करने लगेगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया सक्रिय अन्वेषण। एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चे सक्रिय होकर के ही चीजों के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और खोज के माध्यम से करते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। अमूर्त समस्याओं पर काम करके, मैंने अभी आपको समझाया जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 प्लस हो जाता है और बच्चा यहां पर 12 साल का हो जा रहा है, यानी अमूर्त चिंतन कर सकता है, यानी ये भी सही हो गया। तीसरा देखिए पूछताछ और प्रयोग, ये भी बात बिल्कुल सही है। बच्चा अन्वेषण कैसे करेगा? जाहिर सी बात है किसी से पूछेगा, जानकारी निकालेगा, तभी तो खोज करेगा। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज में प्रैक्टिकल बच्चा करने लगेगा। प्रैक्टिकल जिसमें संभव है उसी में तो करेगा, बाकी सभी चीजों में इंफॉर्मेशन वो कैसे प्राप्त करेगा? किसी से पूछ करके, अपने माता पिता से इंफॉर्मेशन को पूछ करके ही तो प्राप्त करेगा। इसी को तो बोला गया है पूछताछ और प्रयोग, यानी कि जो इंफॉर्मेशन वो अपने माता पिता से प्राप्त करा है फिर वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करके देखेगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया। शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करके, तो ये ले वाइगोस्की के अनुसार बिल्कुल पॉजिटिव है। उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत में यही कहा था कि बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके ही सीखते हैं, यानी कि चारों विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 1 2 3 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को क्या माने? वृद्धिशील माने, और असफलता को क्या माने? सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बाकी विकल्पों को अगर आप लोग देखेंगे, पहला दिया गया है कि योग्यता को स्थायी माने। अगर योग्यता स्थायी होती तो फिर प्रयास करने की जरूरत ही क्या थी? बच्चा एक बार जन्म लिया, उसकी योग्यता फिक्स है, अब ना तो प्रयास के माध्यम से उसको बदला जा सकता है और ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा, प्रयास ही नहीं करेगा, तो स्थायी तो यहां पर निगेटिव हो गया ना। तो जहां जहां स्थायी दिख रहा है पहले तो आप उसे काट दीजिए, पहला और तीसरा वैसे ही कट गया। उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि यहां पर देखिए वृद्धिशील तो ठीक था उसकी योग्यता को लेकर के, लेकिन असफलता को कहा जा रहा है कि शर्मनाक और अपमानजनक रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो निगेटिव हो गया, एक ही विकल्प केवल बचा ही। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? यानी कि बच्चा अगर एकेडमिक रूप से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो क्या उसकी विफलता का कारण हो सकता है? पहला दिया गया सहयोगात्मक शिक्षा, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे विफलता का कारण पूछा गया, यानी प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो विकल्प भी निगेटिव वाला होना चाहिए। दूसरा देखिए समावेशी कक्षा, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सार्थक अधिगम, ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, गैर प्रासंगिक का मतलब क्या हो गया कि बच्चे के परिवेश से रेफरेंस ना लेते हुए उसका बात की जा रही है, जबकि एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों के परिवेश से रेफरेंस लेते हुए बच्चों को सिखाना चाहिए, और ये रेफरेंस ना लेने की बात कर रहा है, ये निगेटिव सेंस में, और चूंकि प्रश्न भी निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके द्वारा किया गया कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आगे के महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।